नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संसद में बजट सत्र के 19वें दिन भी माहौल गरमाया रहा। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार की और हर बार की तरह सरकार सवालों से बचती नजर आई। इन सबके बीच लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा हुई, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सीमाओं को सुरक्षित करने और घुसपैठ को रोकने की अनिवार्यता पर विचार किया। विपक्ष ने संतुलन बनाए रखने की मांग की। शिवसेना यूबीटी के सदस्य अनिल यशवंत देसाई ने कहा कि विधेयक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के द्विपक्षीय संबंधों और विदेशी संबंधों पर इसका कोई असर न पड़े। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा इंजीनियर रशीद की हो रही है, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री से सवाल किया कि आपकी सरकार कुपवाड़ा करनाहा रोड, बांदीपुरा की गुरेज रोड, कुपवाड़ा के केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी क्या? विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाता है और वैसा ही नजारा देखने को मिला। यही नहीं, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए। पहला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल, जिसे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने परसों पेश किया था। दूसरा बिल है फॉरेनर्स इमिग्रेशन एक्ट बिल। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया। नोटिस में उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका में विसंगति ने कानून समुदाय के भीतर और देश भर के नागरिकों के बीच चिंता पैदा कर दी। सपा सांसद जया बच्चन ने तो सरकार से फिल्म दीवार और शोले के लिए स्मारक टिकट जारी करने का अनुरोध ही कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। यही नहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक के उन प्रावधानों पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया है कि किसी भी विदेशी को अगर गलत काम करने का संदेह है तो उसे कोई भी हेड कांस्टेबल गिरफ्तार कर सकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि केंद्र ने खुद को कुछ विदेशियों को कानून से छूट देने की बेलगाम और मनमानी शक्ति क्यों दी है। इन सब के अलावा आप सांसद राघव चड्ढा छाए रहे। उन्होंने कहा, हम विश्व गुरु बनना चाहते थे लेकिन हम कर गुरु बन गए। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कई ऐसे सरकारी अधिकारियों, इंजीनियर, कारोबारी के यहाँ 27 मार्च को सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी के तफ्तीशकर्ताओं ने करोड़ों रुपए की नकदी को जब्त किया और जब्त अन्य सबूतों और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को खंगालने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अचानक तेज हुए इस सर्च ऑपरेशन ने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। जानकारों का दावा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए ये दांव चला है। दरअसल अंदर खाने चर्चा ये चल रही है कि जब से मुस्लिम समुदाय ने नीतीश की रोजा इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है, तब से नीतीश महागठबंधन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा को हवा तब मिली जब नीतीश ने तेजस्वी को अपने इफ्तार पार्टी में न्योता दिया। यही नहीं, नीतीश ने दिल्ली में बुलाई गई एनडीए की बैठक से भी दूरी बना ली है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। इसके बाद बिहार में एक बार फिर ईडी एक्टिव हो गई है। अब अचानक हुई कार्रवाई के बाद से एक बार फिर आरोपों को बल मिल गया है कि जब बीजेपी से हालात नहीं संभलते हैं तो वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे करती है और अब नीतीश को डराने के लिए उनके करीबी के यहाँ ईडी पहुंच गई है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ईडी के सेक्शन ने सियासत में चर्चा को गर्म कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है। 3 भाषा नीति, परिसीमन और वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्य और केंद्र की राजनीति गर्मा गई है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की मांग अब पूरे देश में गूंज रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब नफरत पर व्याख्यान दे रहे हैं, जो राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी से कम नहीं है। स्टालिन ने साफ किया कि तमिलनाडु किसी भाषा का विरोध नहीं करता, बल्कि जबरन थोपी गई नीतियों और अंध राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने इसे दंगा कराने की राजनीति करार देते हुए सम्मान और न्याय की लड़ाई बताया। इसके अलावा स्टालिन ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। उनका कहना है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को खत्म कर देगा और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कमजोर करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं पर हमला कर रही है। संशोधन में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसे स्टालिन ने धन की आजादी पर हमला और मुस्लिम भावनाओं का अपमान बताया। ये विवाद राज्य और केंद्र के बीच के तनाव को और गहरा। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर दिन दहाड़े हुए हमले ने एक बार फिर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अब बुलडोजर भी छिन गया क्या? अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? ये अच्छी बात नहीं।
उनका इशारा योगी सरकार की चर्चित बुलडोजर पॉलिटिक्स की ओर था, जिसे वे अक्सर कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर पेश करती है। अखिलेश ने इस हमले को दलित सांसद के खिलाफ सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा, यह घटना योगी सरकार की नाकामी को दर्शाती है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री खुद आगरा में मौजूद थे। वहीं इस घटना की अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने निंदा की है। डिंपल यादव ने कहा, ये जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। रामजीलाल सुमन एक दलित नेता है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करनी सेना के अपराधियों को जेल भेजा जाए। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुबेरपुर से लेकर हरि पर्वत स्थित सांसद के आवास तक 20 किलोमीटर में प्रदर्शन करने वालों को रोकने में पुलिस नाकाम रही। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन अब इस मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है, जिसमें कानून व्यवस्था और जातिगत तनाव के मुद्दे उभर कर सामने आए। कोर्ट ने बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हुए चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सीट से निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने की मांग की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई 2025 के लिए तय की है। याचिका में दावा किया गया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने अनुचित, पक्षपातपूर्ण और अवैध कार्यवाही की, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। बता दें कि याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल एनसीपी की ओर से उम्मीदवार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने नई दिल्ली सीट के चुनाव नतीजों को रद्द कराए जाने की मांग की है। याचिका में अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अन्य उम्मीदवारों को भी पक्षकार बनाया गया है। जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने चुनाव आयोग सहित 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि नई दिल्ली सीट लंबे समय से प्रतिष्ठित रही है। याचिकाकर्ता के आरोप के बाद अब सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट इस सीट पर नए सिरे से चुनाव का आदेश देता है या मौजूदा नतीजों को बरकरार रखता है। ओडिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन से 14 कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ ओडिशा विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात काबू से बाहर हो गए और पूरा इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने उन पर पानी की बौछार भी की, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में शामिल एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि ओडिशा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के शासन में कितनी ही महिलाएं शोषण और हमले की शिकार हुई हैं। हमारा सवाल महिला सुरक्षा के बारे में था और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। जब हमने सदन में ये सवाल पूछा तो हमारे विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हम विधानसभा में प्रवेश करेंगे, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 14 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। अध्यक्ष के फैसले के बाद कांग्रेस सदस्यों ने घंटी बजाकर विरोध जताया। बीजेपी सरकार के पिछले 8 महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए विपक्ष एक समिति के गठन की मांग कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब ये विरोध कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि इस विरोध प्रदर्शन से राज्य की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सरगर्मियां तेज हैं। खासकर कांग्रेस और आरजेडी की बढ़ती नजदीकियों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के सहयोगियों से नाराजगी ने बीजेपी के सहयोगियों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी ने दिल्ली में आनन फानन में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक बुलाई, जिससे सहयोगियों को साध सके। महागठबंधन की मजबूती को देख बीजेपी को एनडीए के कमजोर होने का डर सता रहा है और बीजेपी का यही डर देखने को मिला भी। दिल्ली में बिहार के एनडीए सांसदों की बैठक हुई। ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल के घर पर हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। वहीं गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी समेत बिहार एनडीए के लगभग सभी सांसद मौजूद रहे। बैठक में जेपी नड्डा ने एनडीए नेताओं से कहा कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। खास बात यह रही कि बैठक में एक बार फिर कहा गया कि बिहार सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में मिलकर हमें काम करना है, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि एनडीए अगर जीता तो सीएम कौन होगा। अब चुनाव को देखते हुए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए नेताओं की यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले हुई है। गृह मंत्री शाह 29 मार्च को बिहार जाएंगे। वहीं इस बैठक को लेकर जानकारों का कहना है कि सिर्फ सहयोगियों को साधने के लिए बैठक बुलाई गई, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में अभी सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन घटक दलों ने अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है।
इसलिए बीजेपी के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो एनडीए के सहयोगियों को साधे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सहयोगी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हाथ थाम ले। क्योंकि ये साफ है कि बिहार में बीजेपी के सभी सहयोगियों की विचारधारा पार्टी से बिल्कुल अलग है। ऐसे में अपने कोर वोटर्स को छिटकता देख वो पाला बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की एनडीए को एकजुट रखने की कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं।